बजट यानी सरकार की योजनाओं, भविष्य की नीतियों के लिए अनुमानित आय और व्यय का एक खाका। अभी हाल ही में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, जो कि वर्ष 2023-24 से संबंधित है। इस केंद्रीय बजट में पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से कई योजनाओं के शुरू होने की बात कही गई है, यानी कई योजनाओं को शुरू करने की बात कही गई है। कैसे पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण के लिहाज से कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 में किन योजनाओं को पर्यावरण के लिहाज से शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज का हमारा पूरा सेशन पर्यावरण पारिस्थितिकी के आधार पर कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में बजट में चर्चा की गई है, इसी पर आधारित होगा। आज का हमारा टाइटल भी है बजट विशेष, क्या है पीएम प्रणाम, मिष्टी और अमृत धरोहर पहलें। दरअसल पीएम प्रणाम, मिष्टी और अमृत धरोहर पहल, ये तीनों ही भारत में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण पारिस्थितिकी संरक्षण के लिहाज से शुरू की जाने वाली एक नई योजनाएं हैं, नई नीति है। इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे खबर कहां पर प्रकाशित की गई है और इसे लेने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे मिष्टी पहल के बारे में कि मिष्टी पहल क्या है और इसके मायने क्या है, यानी सरकार इसे क्यों लेकर आ रही है। इसके बाद समझेंगे पीएम प्रणाम योजना के बारे में या पीएम प्रणाम कार्यक्रम के बारे में, फिर जानेंगे इसके मायने क्या है। इसके बाद अंततः अमृत धरोहर कार्यक्रम या कहें अमृत धरोहर स्कीम या योजना है क्या और इसके क्या मायने हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आइए सबसे पहले देखते हैं खबर काफी चर्चा में रही है क्योंकि अभी हाल ही में यानी बीते कल ही 1 फरवरी को ही बजट पेश किया गया है और बजट के बाद कई योजनाएं यहाँ पर तैर रही हैं, सुर्खियों में तैर रही हैं। इस वजह से कई न्यूज़पेपर्स ने इसे कवर किया है। यह हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या है? मिष्टी अमृत धरोहर पीएम प्रणाम कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन द बजट। दरअसल बजट में ये संरक्षण के लिहाज से शुरू की गई पहल है। किस संरक्षण के? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिहाज से जो संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे लेकर शुरू की गई कुछ खास पहलें हैं। ये जरूरी हो जाती हैं क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पर भी पूछ ले, मिष्टी के बारे में फुल फॉर्म पूछ सकता है, कब लॉन्च हुआ इसके बारे में पूछ सकता है और किससे जुड़ी ये पहले हैं इसके बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि अपना अपना इनका एक सेगमेंट है। इसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों आ गई है। अपनी हमने बात की कि केंद्रीय बजट पेश किया गया है और केंद्रीय बजट में बजट भाषण में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी पारिस्थितिकी संरक्षण के लिहाज से, पारिस्थितिकी संरक्षण के उद्देश्य से योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की बात कही है। ये सभी योजनाएं जरूरी हो जाती हैं। ये योजनाएं भारत के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के संरक्षण के वादे के साथ शुरू की जा रही हैं, इसलिए ये सारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल इन्हें ग्रीन पुश के रूप में देखा जा रहा है। इसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक ग्रीन पुश के रूप में देखा जा रहा है ताकि हम अपने भारत के पूरे जो ग्रीन वातावरण है उसे बढ़ावा दे सकें, मैंग्रोव का संरक्षण कर सकें, आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान कर सकें। इसी लिहाज से इन योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। अब देखते हैं सबसे पहले मिष्टी पहल के बारे में कि मिष्टी पहल क्या है और इसके मायने क्या है। यदि हम मिष्टी के फुल फॉर्म को देखें तो दरअसल यह एक नया कार्यक्रम है जिसे बजट में पेश किया गया, बजट में इसके बारे में चर्चा की गई। मिष्टी के यदि फुल फॉर्म को देखें तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसके लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। आप इससे समझ सकते हैं मैंग्रोव, यानी यहाँ पर मैंग्रोव वन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे सभी क्षेत्र भारत के काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पर मैंग्रोव वनों की अधिकता है। भारत में मैंग्रोव वनों को और विस्तारित करने के लिए, क्योंकि मैंग्रोव वन कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं, ये एक नई पहल मिष्टी यहाँ पर शुरू की गई है। यानी भारत के समुद्र तटों के साथ साथ सॉल्टी लैंड पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया जा रहा है। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे गहन मैंग्रोव वृक्षारोपण को करना है। अब यह है कि यह पहल लागू कैसे की जाएगी, यानी इसमें फंड आदि कैसे उपलब्ध कराया जाएगा या वृक्षारोपण कैसे करवाया जाएगा। तो दरअसल इसे कैंपा फंड, मनरेगा और अन्य स्रोतों को मिलाकर लागू किया जाएगा। अब यहाँ जरूरी है कि कैंपा फंड क्या है और मनरेगा क्या है।
कैंपा फंड की बात करें तो दरअसल ये एक प्रकार का कोष है जो देश में वनीकरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसीलिए इसे इसमें मर्ज कर दिया गया है ताकि कैंपा फंड में जो पैसा है या रुपया है उसका इस्तेमाल देश में हम मैंग्रोव वनों के वनीकरण में भी कर सकते हैं। इसके साथ यदि मनरेगा की बात करें तो मनरेगा कौन नहीं जानता, मनरेगा का क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा भारत के तटीय क्षेत्रों में। कौन से वनों को? मैंग्रोव वनों को। ये तो हमने देखा मैंग्रोव वनों के संदर्भ में। यदि आपको मनरेगा से जुड़ी समस्त जानकारी चाहिए जो कि बजट के लिहाज से महत्वपूर्ण है और इस बार के बजट में इसमें क्या सुधार किए गए हैं, क्या कुछ चीजें ऐड की गई हैं, तो आप दृष्टि आईएएस का इन न्यूज प्रोग्राम आज का देख सकते हैं जिसमें मनरेगा से संबंधित सभी चीजों पर चर्चा की गई है। इसके बाद यदि हम बात करें मैंग्रोव वनों के मायनों के संदर्भ में कि दरअसल मैंग्रोव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो हम सभी जानते हैं कि भारत की एक काफी बड़ी लंबी तटरेखा है। इस लंबी तटरेखा में मैंग्रोव वन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटों पर मैंग्रोव वनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। इसके साथ ही बंगाल का सुंदरवन पृथ्वी के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक माना जाता है, यानी भारत में मैंग्रोव वनों की काफी मात्रा में अधिकता है। ऐसे में मैंग्रोव वनों के बारे में एक और चीज काफी फेमस है कि दरअसल यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में यानी भारत के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है और मैंग्रोव वन खराब मौसम की मार से तटरेखाओं की रक्षा भी करते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंग्रोव वन कितने महत्वपूर्ण है। एक तो ये खारे स्थान में, खारे पानी वाले स्थान में इनका ये उग जाते हैं। तो ऐसे पेड़ चरम मौसमी घटनाओं को भी रोकते हैं, यानी पूरे देश में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब परिवर्तन आ रहे हैं, मौसम में लगातार खराब घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, तो इनको रोकने में सहायक होते हैं मैंग्रोव वन, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की। क्यों? क्योंकि ये मौसम की मार से तटरेखाओं की रक्षा करते हैं, जैव विविधता इनमें काफी मात्रा में पाई जाती है और कहीं ना कहीं ये भारत की जो तटरेखा है उसकी सुरक्षा भी करते हैं। यदि हम मैंग्रोव वनों की बात करें कि मैंग्रोव वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंग्रोव वृक्षारोपण ने तटीय भूमि को लचीला बनाने में, बाढ़ को रोकने में, भूमि की क्षरण को रोकने और चक्रवातों के लिए एक बफर के रूप में कार्य किया है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन को उपजाने के लिहाज से, इसके वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिहाज से, क्योंकि ये बहुत बड़े कार्बन सिंक के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मिष्टी कार्यक्रम या मिष्टी पहल की शुरुआत की गई है। यानी कि उत्कृष्ट कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा भी की। साथ ही मैंग्रोव पेड़ खारे पानी के आसपास भी उग जाते हैं, उग सकते हैं, ये काफी अच्छी बात मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में ये 4 गुना अधिक कार्बन का पृथक्करण या कहें कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने में यहाँ पर सहायक होते हैं। इसलिए यहाँ मैंग्रोव वन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मिष्टी पहल की शुरुआत की गई है। ये तो हमने देखा मिष्टी पहल किससे संबंधित है। अब हम देखेंगे पीएम प्रणाम कार्यक्रम के बारे में। दरअसल पीएम प्रणाम कार्यक्रम भी एक खास लक्ष्य के साथ, खास उद्देश्य के साथ शुरू किया जा रहा है। पीएम प्रणाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर जागरूक किया जाए। किस लिहाज से जागरूक किया जाए? ताकि वे वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करें, संतुलित उपयोग को बढ़ावा दें। हम सभी जानते हैं कि कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग पूरे देश में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। रासायनिक उर्वरकों के बढ़ने से मृदा का जो क्षरण है वह काफी मात्रा में हो रहा है। इसकी उत्पादकता या कहीं उत्पादन क्षमता में काफी कमी आ गई है। मृदा में जो भी पोषक तत्व है उनमें कमी आ गई है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से देखा जा रहा है, इसके साथ ही सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ रहा है यदि आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो इस लिहाज से सरकार ने पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की है। क्या है इसका फुल फॉर्म, इसे भी देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो इस लिहाज से शुरू की जा रही है क्या? पीएम प्रणाम योजना, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। यानी प्रधानमंत्री वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने की कृषि प्रबंधन योजना है। वैकल्पिक पोषक तत्व क्या? ताकि आप रासायनिक या कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें, अपनी मृदा की जो उत्पादकता है, उर्वर क्षमता है, उसको बढ़ा सकें। यहाँ पर अन्य खाद्य से संबंधित जो भी यहाँ पर आप देसी खाद बनाते हैं उसका उपयोग करें। इस लिहाज से इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी इसके मायने क्या है? यदि इसके मायनों की बात करें कि पीएम प्रणाम योजना के मायने क्या है, इस कार्यक्रम के मायने क्या है, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अंततः सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करना। इस बार के बजट में चर्चा की गई है कि वर्ष 2022-23 में
2.25 लाख करोड़ रुपए तक भारत का क्या है, सब्सिडी ये पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है, यानी इसे लगभग 39% अधिक माना जा रहा है। इसके साथ ही एक और सेगमेंट पे चर्चा की गई है बजट में, जिसका नाम है जैव इनपुट संसाधन केंद्र। पूरे देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाने की बात कर रही है सरकार, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण का एक नेटवर्क बनाया जा सके, एक नेटवर्क तैयार किया जा सके। पूरे देश में ऐसे केंद्रों को यहाँ पर वितरित किया जा सके, बनाया जा सके, निर्माण किया जा सके। नेटवर्क जैसे ही बनेगा तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि पूरे देश में कहां कहां पर सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक संबंधित केंद्र हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई खास खाका या डेटा तैयार नहीं किया गया है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ से भी अधिक इसमें किसान इससे प्रभावित होंगे। दरअसल इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि अब रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण, क्योंकि जैसे ही इनका उपयोग किया गया तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पूरे जल में ऑक्सीजन की मात्रा यानी O2 की मात्रा कम हो रही है। इसके साथ ही जैव विविधता प्रभावित हो रही है, तो जैव विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। इन सभी परिणामों को देखते हुए क्लाइमेट चेंज का नकारात्मक या कहें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वातावरण में। इन सभी को कम करने के लिए यहाँ पर इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ताकि मॉनिटरिंग की जा सके पूरे देश के स्तर पर। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट अमृत धरोहर के बारे में। दरअसल अमृत धरोहर भी एक खास पहल है सरकार की, जो किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। यानी आर्द्र भूमियों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, जो कि जैव विविधता वाला काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कैसे वहां पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उन लोगों को इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ इस पूरी योजना को शुरू किया गया है। यानी आप अमृत धरोहर योजना की बात करें तो इस योजना को 3 वर्षों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें इस दृष्टिकोण को अपनाया गया है कि स्थानीय समुदायों को इसमें शामिल किया जाए। स्थानीय समुदाय दरअसल आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इसमें स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और इसीलिए इस योजना की शुरुआत भी की जा रही है। अमृत धरोहर आर्द्र भूमियों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देगा। हम सभी जानते हैं कि आर्द्र भूमि यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन भी हुआ था, क्या, रामसर साइट कन्वेंशन जिसे कहा जाता है, जो कन्वेंशन 1971 में हुआ था ईरान के एक शहर रामसर में। और इसी में किस बारे में बात की गई थी कि पूरे वैश्विक लेवल पर जो भी आर्द्र भूमियों हैं उनके संरक्षण को, उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाए, उसमें शामिल किया जाए और उनके संरक्षण को यहाँ बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे दृष्टिकोण को यहाँ पर अपनाया गया है ताकि स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के रूप में देखा जा सके। तो पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है, स्थानीय समुदायों को इस क्षेत्र में यहाँ शामिल किया जा रहा है और उनकी आय सृजन की बात की जा रही है इसमें। यदि हम अमृत धरोहर के संदर्भ में ही बात करें कि दरअसल इसके मायने क्यों बढ़ जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये, तो दरअसल आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की पहचान है। हम सभी जानते हैं कि जहां आर्द्र भूमि बेहतर है उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को बेहतर माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जैव विविधता काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर विलुप्तप्राय जलीय जीव से लेकर प्रवासी पक्षियों तक विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का यह निवास स्थान होता है। इसलिए आर्द्र भूमि काफी महत्वपूर्ण है, इनके संरक्षण की बात यहाँ पर कहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या लगभग 75 है। इसमें प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी ये बात कही है, इसलिए हम सभी जानते हैं जब इनकी संख्या काफी बढ़ रही है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, इसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। ईरान में कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1971 में रामसर नामक स्थान पर ही। इसके बाद फिर आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात कही जाने लगी। आर्द्र भूमि के क्यों इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रकारों या जैव विविधता के संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा भी की। क्योंकि यहाँ पर कई प्रवासी पक्षी रहते हैं, कई विलुप्तप्राय जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं, जैव विविधता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और उस पूरे क्षेत्र में एक दलदली भूमि ही यहाँ पर दरअसल आर्द्र भूमि के रूप में जानी जाती है। और भारत में काफी बड़ी मात्रा में आर्द्र भूमि है, कई हेक्टेयर में भारत में आर्द्र भूमि है, जिसके संरक्षण की हमें जरूरत भी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण की जो सबसे खतरनाक अभी अवस्थाएं देखी जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन के काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं, ग्लेशियर का पिघलना,
जल स्तर का बढ़ना, समुद्र के स्तर को बढ़ना। हम सभी देखते हैं कि कई ऐसी यहाँ पर अभी नई नई घटनाएं हुई हैं। यूरोप में ठंडी के दिनों में भी गर्मी की स्थिति पैदा हो गई है, तो ऐसी कई बीमारियों को भी यहाँ पर जन्म मिला है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकना काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं आज के एपिसोड पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, मिष्टी अमृत धरोहर पीएम प्रणाम पहले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है गरीबी हटाओ से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, बैंकों और आयकर से, रोजगार से। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।